नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे समकालीन दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों की, भारत और उन देशों के साथ संबंध की, और आपस में भी जो देश हैं उनके बीच संबंध कैसे हैं। इन सारे मुद्दों को हमने पिछली 4 कक्षाओं में देखा और आज की ये कक्षा उससे आगे बढ़कर दक्षिण एशिया के जो देश हैं इनके जो साझे हित हैं, यानी कि कुछ ऐसी बातें, ऐसे मुद्दे जो इन सभी देशों को एक सूत्र में बांधते हैं और विश्व में कई जगह अलग अलग पट्टियाँ पाई जाती है। जैसे हम कहते हैं कि पश्चिमी देश हैं या पश्चिमी सभ्यता है, तो पर उसमें कई देशों की एक समूह होता है जो पट्टी के रूप में होता है। यूरोपियन देश कहते हैं तो वहाँ यूरोप के देशों, यूरोप महादेश के देशों का एक समूह सामने आता है। अरब देश कहते हैं, उत्तर पूर्व के देश कहते हैं। ठीक उसी तरह दक्षिण एशिया के देशों के लिए भी उनके साझे हितों के लिए एक ऐसे मंच की आवश्यकता महसूस हुई जिसमें कि उनकी भाषिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक स्वरूपों को एक जगह, एक मंच पर उस पर बातचीत की जा सके, उन पर चर्चा की जा सके और एक दूसरे के हितों के लिए एक मजबूत कदम उठाया जा सके। इस संबंध में भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सोचा और उन्होंने दक्षेश की कल्पना की, यानी कि दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, जिसे इंग्लिश में सार्क भी कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो ये जो विचार था उनका, इसे साकार स्वरूप 1985 में ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ दिया गया और दक्षेश की कल्पना साकार हुई। इसकी प्रथम बैठक, शिखर सम्मेलन की बैठक ढाका में हुई और उस समय 7 देश दक्षेश के सदस्य बने: पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, जो कि मोटे तौर पे इन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के देश भी कहा जाता है। तो जब दक्षेश की स्थापना हो गई, शिखर सम्मेलन हुए, तो ऐसे में उसके कुछ मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित किया गया कि इन मुख्य उद्देश्यों को लेकर दक्षेश संगठन हर साल शिखर सम्मेलन करेगा। साथ ही दोनों देशों के प्रतिनिधि या अन्य विभागों के मंत्री आपस में सम्मेलन करते रहेंगे और उसमें सम्मिलित होते रहेंगे। साथ ही साझे हितों के मुद्दों पर बातचीत भी करते रहेंगे। तो हम सबसे पहले इस स्लाइड में देखेंगे कि दक्षेश की स्थापना के उद्देश्य के बिंदु क्या थे। तो दक्षिण एशिया की स्थापना के जो मुख्य बिंदु थे उनमें सबसे पहले था कि जो पहला बिंदु था उसमें आपस में हमारे देश, जो विभिन्न देश हैं, उनकी जनता के कल्याण एवं उसके जीवन स्तर में सुधार करना। यानी कि जो देश हैं उनमें जो भी जनता रह रही है, सभी देशों में उनके कल्याण एवं उसके जीवन स्तर में सुधार करना। क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीने और अपनी पूर्ण निहित क्षमता को प्राप्त करने के अवसर देना। तो जो हमारे दक्षेश के देश हैं, उन सभी देशों की जनता के जो साझे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के मुद्दे हैं, उन पर काम करना, उन्हें समान रूप से सम्मान का भाव देना और उनमें जो योग्यताएं हैं, जो क्षमताएं हैं, उन्हें सामने लाना। अगला बिंदु है आपसी विश्वास एवं सूझबूझ द्वारा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। दूसरे विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना। सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। मतलब ये कि
जो हमारे सामान्य हित हैं, यानी कि दक्षेश के देशों के सामान्य हित हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो भी संगठन हैं या और भी संगठन जिनके ये देश सदस्य हैं, वहाँ भी आपस में एक दूसरे के लिए परेशानियाँ उत्पन्न न करके सहयोग की बात करना, समन्वय की बात करना, और जो अन्य विकासशील देश हैं उनके साथ भी सहयोग की भावना को मजबूत बनाना। इन उद्देश्यों को लेकर आपसी और क्षेत्रीय सहयोग की भावना को लेकर जो ये बातें चली थी, यहाँ आप देख सकते हैं स्लाइड में कि 18वें सार्क सम्मेलन का ये दृश्य है। यहाँ 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन में शिरकत की थी, भाग लिया था, और अन्य देशों के जो 8 देश हैं अभी, इन अन्य देशों के भी प्रतिनिधि हैं। यहाँ मैं बच्चों ये बता दूं कि 7 देश इसकी स्थापना के ही समय में थे और 8वां देश 2007 में अफ़गानिस्तान को सम्मिलित किया गया दक्षेश के देशों में, और अफ़गानिस्तान भी अब दक्षेश संगठन का सदस्य है 8वें सदस्य के रूप में। बाकी 7 सदस्यों के रूप की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, और अब हम आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि इसने समय समय पर सार्क सम्मेलन जो होते रहे हैं क्या क्या सुझाव दिए हैं। और एक जो प्रमुख मुद्दा है जिस पर हम बातचीत करेंगे वह है साफ्टा का, यानी कि साफ्टा क्या है। तो साफ्टा 1995 में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की बात आई थी सामने में, यानी कि दक्षिण एशिया वरेण्य मुक्त व्यापार संगठन की बात थी। बाद में इसका नाम बदलकर 2000 में साफ्टा कर दिया गया, यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है साफ्टा का, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। यह जो सार्क के देश हैं उन्हीं के बीच का एक समझौता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में यह आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया गया। इसका जो मुख्य लक्ष्य था, हम कह सकते हैं कि दक्षेश के मंचों पर भी तो इनका निवारण किया जा सकता था, लेकिन यहाँ इस संगठन का उद्देश्य धीरे धीरे जो टैरिफ थे या सीमा शुल्क थे या व्यापार से संबंधित जो नियम कानून थे उसमें शिथिलता देनी थी, या उन्हें जो बंधन थे व्यापार के मार्ग में उन्हें समाप्त कर एक खुले व्यापार का क्षेत्र बनाना था। इस वजह से कि आपस में सभी देश सहयोग कर सकें, और कोई एक देश हर चीज़ में संपूर्ण नहीं है, तो जब सभी देश अपनी कमियों और विशेषताओं को एक साथ लाएंगे, एक समूह के रूप में कार्य करेंगे, तो इस क्षेत्र की आर्थिक विकास की संभावना तीव्र हो जाएगी। और इसका उद्देश्य, मुख्य जो उद्देश्य था वह अन्य व्यापार बाधाओं को कम करना भी था। और हम बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं कि दक्षिण एशिया से संबंधित आगे मैं और किन बातों को बताना चाहूँगी। तो अभी सबसे पहले हम साफ्टा का ये प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं, जिसमें कि धरती के जो मुख्य 3 भौगोलिक पट्टियाँ हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, जिससे कि पूरी धरती की जलवायु नियंत्रित होती है। और उसके ऊपर एक पत्ती खिली हुई नज़र आ रही है, तो कहीं ये एक तरह से प्रतीक है कि धरती हरी भरी रहे और पर्यावरण में या अन्य आर्थिक क्षेत्रों में भी विकास की ओर प्रगतिशील रहे। साफ्टा के जो सदस्य देश हैं वही हैं जो कि सार्क के भी हैं, और इन सभी देशों के झंडे को एक जगह यहाँ दिखाया गया है। सबसे पहला झंडा मालदीव का है, दूसरा नेपाल का, तीसरा पाकिस्तान का, चौथा श्रीलंका का, नीचे की ओर जो है 5वां अफ़गानिस्तान का, छठा बांग्लादेश का, उसके बाद भूटान का, जिसमें कि एक ड्रैगन का स्वरूप है, और हम भारत के झंडे को तो पहचान ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इस समकालीन दक्षिण एशिया के संबंध में कुछ और बातें जो हम बताना चाहेंगे जो कि आवश्यक है, वह है कि दक्षिण एशिया के लिए ये बना संगठन, इसकी समय समय पर जो शिखर बैठक होती रहती है, तो ऐसे में
कई शिखर बैठकों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जब 2016 में भारत में कुछ आतंकवाद की घटनाएं हुई थी तो उस समय जो पाकिस्तान में शिखर बैठक आयोजित किया गया था उसमें लगभग मालदीव को छोड़कर सभी देशों ने उस बैठक का बहिष्कार किया और किसी ने शामिल होना पसंद नहीं किया। 2020 में चूँकि महामारी का समय था, कोरोना का समय था, तो यह बैठक ऑनलाइन हुई थी और मुख्य विषय भी महामारी से हम किस तरह निपटें यह था। साथ ही 1995 में साप्टा की बात हुई, 2020 में साफ्टा बदले स्वरूप में सामने आया। इसके अलावा 2005 में दरिद्रता निवारण दशक के रूप में घोषित किया गया, यानी कि आगे के 10 वर्षों को दरिद्रता निवारण दशक के रूप में ये देश अपनी चुनौती के रूप में लेंगे और इस संबंध में, इस क्षेत्र में मिलजुल कर कार्य करेंगे। तो बच्चों, हमने बात की दक्षिण एशिया के विभिन्न मुद्दों के बारे में और अब हम चलेंगे, चूँकि हमने कई देशों के बारे में जानकारी ली जो भारत और उसके इर्द गिर्द हैं। भारत अपने केंद्रीय स्वरूप में है, इसकी सीमा कई देशों से लगती है और उसके साथ अन्य देशों के संबंधों को जाना, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है यानी कि समाप्ति की ओर होता है तो हम क्या करते हैं पता है ना, हम अपना मूल्यांकन करते हैं। मैं शिक्षक के रूप में और आप छात्र के रूप में क्या आपने क्या जाना है, इसका मूल्यांकन हम इन प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं शुरू में, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये प्रश्न। पहला प्रश्न है कि देशों की पहचान करें। राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूहों और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना। यह किस देश में हुआ? बच्चों, मैंने बताया था कि नेपाल में राजतंत्र, माओवादी समर्थक यानी कि जो वहाँ उन्हें ही वहाँ अतिवादी ग्रुप के रूप में जाना जाता था, और लोकतंत्र के समर्थक, इनके बीच संघर्ष की वजह से राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहा। तो का जो प्रश्न है इसका उत्तर है नेपाल। और चारों ओर से भूमि से घिरा देश यह भी नेपाल ही है, क्योंकि नेपाल को भूमि बंद देश कहते हैं। यह चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। इसे बंदरगाहों की सुविधा लेनी होती है तो भारत या बांग्लादेश की ओर देखता है या फिर चीन की ओर देखता है। जो है दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, तो दक्षिण एशिया का वह देश श्रीलंका है, यानी का उत्तर श्रीलंका होगा। तमाम आंतरिक विद्रोहों के बावजूद इसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। चौथा प्रश्न है, सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में। सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी, तो वह देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान में सेना, सैनिक तंत्र और लोकतंत्र के ऊपर हमेशा नूड़ा कुश्ती यानी कि दिखावे की जो कहते हैं दिखावे के झगड़े होते रहते हैं। सेना हमेशा वहाँ लोकतंत्र के ऊपर हावी रहती है। चुनी हुई सरकार के ऊपर भी सेना का महत्व बना रहता है। वह देश पाकिस्तान है और दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित इस देश की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है। यह देश भारत है जिसकी सीमा लगभग सभी देशों से मिलती है। मालदीव को छोड़ दें तो अन्य सभी देशों की सीमाएं भारत से मिलती है। पहले इस द्वीप में जो प्रश्न है, पहले इस द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी, अब यह एक गणतंत्र है। बच्चों, इस द्वीप का नाम मालदीव है, जहाँ की अभी गणतंत्र पाया जाता है, मालदीव। और 6 प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली है।
बच्चों, हालांकि अध्याय में इसकी चर्चा नहीं की गई थी, फिर भी बांग्लादेश ने सहकारी समितियों के द्वारा और स्वयंसेवी समूहों के द्वारा छोटी छोटी बचत और सहकारी ऋण के कारण अपने देश की गरीबी को काफ़ी हद तक कम किया है। इस प्रश्न का उत्तर बांग्लादेश है। और यह प्रश्न है, एक हिमालयी देश जहां संवैधानिक राजतंत्र है, यह देश भी हर तरफ से भूमि से घिरा है। अगर नेपाल भूमि से घिरा हुआ है तो यह देश भी भूमि से घिरा है। और नेपाल में चूँकि लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हो चुकी है, इस देश ने संवैधानिक राजतंत्र को ही लोकतंत्र की तरह अपना लिया और साथ ही साथ राजतंत्र बरकरार है। यह देश बच्चों भूटान है। अगर कभी ऐसा प्रश्न आए तो नेपाल और भूटान में के बीच कंफ्यूज न होइएगा। यह देश जहां संवैधानिक राजतंत्र है और भूमि से घिरा है, यह भूटान है। और लोकतंत्र की स्थापना वहां नेपाल में हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इन प्रश्नों को। दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। यह गलत है, क्योंकि दक्षिण एशिया में सैनिक तंत्र, राजतंत्र और लोकतंत्र तीनों ही पाए जाते हैं। बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने जब इस अध्याय के बारे में, दक्षिण एशिया के बारे में बता रहे थे, तो हमने बताया था कि फड़क्का जल समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया था। और इस समझौते पर दोनों देशों के प्रमुखों ने हस्ताक्षर किए। यह सही है, यानी कि ख सही है और क गलत है। इसे ध्यान में रखिएगा। ग, साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए। बच्चों, ये गलत है, क्योंकि साफ्टा पर हस्ताक्षर 2000 के आसपास हुआ था। तो उस समय सार्क सम्मेलन 12वां नहीं बल्कि आगे का था। और घ, दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह सही है। चीन एक बड़ा देश है और यह सभी देशों में अपने ऋण को लेकर, अपनी परियोजनाओं को लेकर घुसता रहता है। साथ ही विस्तारवादी नीतियों के कारण अपने आसपास के देशों में भी तनाव, उनके साथ भी सीमा विवाद का तनाव पैदा कर लेता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का मुख्य केंद्र है, अतः कोई भी देश इसके प्रभाव से बच नहीं पाता है, यानी घ का उत्तर सही है। तो इन चारों में क और ग गलत हैं, ख और घ सही हैं। और अब हम देखते हैं कि आगे कौन सा प्रश्न हमारे सामने है। दक्षिण एशिया का कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? तो भारत, नेपाल, भूटान, इन देशों ने, जहां कभी राजतंत्र भी था नेपाल और भूटान में, अब इन्होंने संवैधानिक लोकतंत्र या राजतंत्र को अपना लिया है। भारत हमेशा से धर्मनिरपेक्ष रहा है और इन दोनों देशों नेपाल और भूटान ने भी धर्मनिरपेक्षता को अपने संविधान में शामिल किया है। तो बचा पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्थापना के समय से ही यह देश अपने आप को इस्लामी गणराज्य कहता रहा है। सही उत्तर पाकिस्तान है। लिट्टे किस देश का आतंकवादी संगठन है? श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, रूस। लिट्टे श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है और इसकी जो मुख्य बात है, श्रीलंका के इस लिट्टे जो आतंकवादी संगठन है, इसके मूल में तमिल मूल के भारतवंशी लोग ही हैं। और तीसरा प्रश्न है, दक्षेस में कुल कितने देश हैं? बच्चों, हमने बताया था कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो कुल 7 देश थे, लेकिन 2007 में अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया, अतः इसका उत्तर 8 देश है। 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो 1972 का जो शिमला समझौता था बच्चों, हमने कक्षा में भी बताया था कि जब 1971 का
71 का भारत पाक युद्ध हुआ, यानी कि भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उसमें पाकिस्तान की हार हुई और साथ ही उसके करीब 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। तो इस वजह से दबाव की वजह से वह समझौते की मेज़ तक आया और 1972 का शिमला समझौता जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच किया गया था। इन दोनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते का मूल जो बिंदु था वो यह था कि दोनों ही देश किसी अन्य देशों की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। यह द्विपक्षीय मामलों पर दोनों ही देश आपस में बातचीत करेंगे। इसका सही उत्तर भारत एवं पाकिस्तान है। 5वां प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? यह भूटान की संसद है। और नेपाल में इसको फिर से लेते हैं सर। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? बच्चों, यह नेपाल की संसद है। और भूटान में संसद को कहा जाता है फुनसुम सोग्पा। फुनसुम सोग्पा पाकिस्तान और बांग्लादेश में उच्च सदन निचले सदन के रूप में बात होती है। लेकिन राष्ट्रीय पंचायत जो महेंद्र वीर विक्रम शाह राजा थे 1955 में, उन्होंने इस संसद का नामकरण किया कि हमारी संसद राष्ट्रीय पंचायत के रूप में रहेगी। सही उत्तर नेपाल है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? अभी हमने चौथे प्रश्न में इस का विवरण देखा, तो इसका सही उत्तर है 1972। और 7वां प्रश्न है, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन सा है? वह अफगानिस्तान है बच्चों। 2007 में यह 8वें देश के रूप में शामिल हुआ। फिलीपींस दक्षिण एशिया में नहीं है, यह पूर्व देशों की पट्टी में आता है। नेपाल और भूटान स्थापना के समय से ही सार्क के सदस्य रहे हैं। फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो फरक्का नदी का जो जल समझौता था यह गंगा नदी के ऊपर था। तो यह नदी भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है और इसके जल को लेकर यह समझौता हुआ था, यानी कि इसका सही उत्तर भारत और बांग्लादेश है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क की स्थापना के बाद इसकी प्रथम शिखर बैठक ढाका में हुई थी, लेकिन इसका स्थायी मुख्यालय काठमांडू यानी कि नेपाल की राजधानी में है। तो सही उत्तर काठमांडू है। वैसे सार्क के शिखर सम्मेलन के लिए हर बार अलग देश की राजधानी को चुना जाता है। प्रश्न 10, खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? बच्चों, इसे थोड़ा विस्तार से मैं बता देती हूँ कि चीन अपनी स्थापना के बाद से ही साम्यवाद की ओर झुका रहा और साम्यवाद की नीतियाँ एक दल एक सत्ता की नीति होती है और शुरू से ही उसने अपने घरेलू मामलों को हमेशा छुपाकर दुनिया से रखा। अपनी जो व्यापार की नीतियाँ थी उसे भी अपने हित में बनाया। लेकिन समय बीतने के साथ उसे ये महसूस हुआ कि अन्य विश्व के अन्य देशों के साथ भी व्यापार संधि बढ़ानी चाहिए और आयात निर्यात बढ़ाना चाहिए। तो उसने खुले द्वार की नीति को अपनाया और यह उसने 1978 में किया, यानी कि सही उत्तर 1978 है। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे समकालीन दक्षिण एशिया के संबंध में। 5 कक्षाओं में हमने इसे बांटा। यह 5वीं कक्षा थी और सभी मुद्दों को देखते हुए हमने अंत में अपना मूल्यांकन भी किया। आपने भी कर लिया होगा। अब नज़र दौड़ाइए अपने मूल्यांकन पर और देखिए कि आपने क्या समझा और कितने प्रश्नों को सही हल किया। और जो सही हल नहीं हो सके तो पुनः फिर से इसे देखें, जानें, समझें और अपनी अवधारणा को मजबूत करें। हमारा समय ख़त्म हो रहा है। हम अगली कक्षा में अगले अध्याय के साथ आते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।